श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साज संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम। Once again. वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया एवी ब्रदर्स, बहुत बहुत शुक्रिया विकास अक्षय दोनों का। ये जो एवी ब्रदर्स है, ए फॉर अक्षय, वी फॉर विकास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज सैटरडे है, वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, आज ज्यादा लोग होते हैं, रोज से ज्यादा लोग आज थोड़े होते हैं, नए चेहरे भी होते हैं। अमूमन तो भैया जी कहीं में मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को, नए लोगों को शरीक किया जाए, और मैं पूछता भी उन्हीं लोगों से हूं ज्यादा। लेकिन आने वाले रोज भी आते हैं, जो लोग अक्सर आते हैं मैं उनको जानता हूं, लेकिन सबका स्वागत है। ये शो सबका है। आज सैटरडे है, शो तो है भैया जी, लेकिन उसका नाम आज बदल जाता है। आज उसका नाम है देश को जवाब दो। जो सवाल सबसे बड़े हैं, जो सवाल एक हफ्ते का सबसे बड़ा सवाल है, या जो मौजूदा सवाल है, या यानी कि जो खबर चल रही है, उसको रखता हूं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि एक खबर तो मैं लेके चलता हूं ऑफिस से, जो रोज सुबह हम तय करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। लेकिन एक खबर आपके पास होती है, और आपके पास जो खबर होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। किसी के अपने मसले हैं, कोई अपनी परेशानी, और कोई अपने बड़े समाज में जहां से आता है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो मुद्दे लेके आता है, वो ज्यादा अहम है और वही ज्यादा अहमियत रखते हैं मेरे शो में। थैंक यू सो मच सर। कहां से आना हुआ आपका? नोएडा से आए हैं मैम, थैंक यू सो मच जो आप शो में शरीक हुई। क्या नाम है सर आपका? भाटिया साहब, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं? हमें आप ही से मिलना था, रोज सोचते थे कि आपसे किस दिन मिलेंगे। आज गुरुद्वारे आए तो मैंने कहा आज मिल के जाना है। क्या बात है। जब कोई मंदिर इधर आ रहा होता है, या कोई गुरुद्वारे आ रहा होता है, या कोई घर जा रहा होता है, ये कैनॉट प्लेस ऐसी जगह है कि मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है। जी जी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? जयपुर राजस्थान से आना हुआ। सब ठीक तो है? सब बढ़िया है। राजस्थान में बहुत बढ़िया। राजस्थान भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही बढ़िया रहिए। बाबूजी को आगे आगे बुला लीजिए, आगे आ जाइए, आ जाओ जी। किसानों की दशा खराब हो रही है। किसानों की बारे में दशा खराब है। किसान हैं आप, बहुत अच्छी बात है। प्याज 5 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ जी, हमारा प्याज 5 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ। और मोदी जी की यहाँ 40 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए। हाँ, ये बात सच है कि मैं जो प्याज खरीदता हूँ 35 रुपए 40 रुपए का खरीदता हूँ, और जो किसान के पास प्याज है वो 5 रुपए का है। यही आलू के साथ है। फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, ये जो बेल्ट है उत्तर प्रदेश की, जो आलू की सबसे बड़ी बेल्ट है जी, इखलास जी, जहां से आप आए हैं। सादाबाद। कहां से आए हैं आप? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। वो आलू की बेल्ट है। आलू वहां पे 2 या 3 रुपए किसान के पास है। कोई बात नहीं, गार्ड साहब पैसे उठाइए, वहां पे वो पैसा पड़ा हुआ है, उठा लीजिए, कोई बात नहीं जी। थैंक यू सो मच। तो मैं कह रहा था, किसान जो आलू है वो 4 रुपए या 2 रुपए या 3 रुपए का बेच रहा है। जैसे आप कह रहे हैं मैं प्याज 5 रुपए, और हमको जब खरीदना पड़ता तो हम 35 या 40 रुपए का खरीद रहे हैं।
तो ये एक बड़ी विसंगति है जिसको दूर होना चाहिए। बाबूजी मैं चाहता हूं आप किसान हैं वहां ना खड़े हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल बुजुर्ग है। गार्ड साहब पैसे आप भी दूसरे के पैसा गिनने में मस्त हो गए। किसी ने पैसे लुटाए, यहाँ मेरे पास आओ। किसी ने पैसे लुटाए और तुम दूसरों के पैसे गिनने में मस्त हो गए। यही हो रहा है आजकल। पैसा वहां रख दो। बाबूजी आइए, बैठ जाइए। अरे हाँ बेटा दो किसानों को दे दो जरा। आइए बैठिए बाबूजी, आइए इधर भी एक है जी। कहाँ से आना हुआ आपका? झारखंड से, पलामू से। ओए होए, मुझे पलामू का वो दृश्य याद आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया जो आई हैं यहाँ पर पलामू से। डाल्टनगंज जी, मुझे याद है जी, डाल्टनगंज से ही हैं आप जी। तो कैसे आना हुआ यहाँ? दिल्ली को आए थे अपना इलाज कराने। इलाज हुआ? जब भी आते हैं तो आपका प्रोग्राम हमको देखने का बहुत मन करता है और आज आपके प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। परसों मिलेंगे डॉक्टर से। परसों मिलेंगे। आज मन हो रहा था, पहले तो हम सारे लोग ये इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि सारे लोग जितने लोग यहाँ मौजूद हैं कि आपका जल्दी से स्वस्थ हो, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है। तो जल्दी से जल्दी, रुको मैं आ रहा हूँ। मैंने देख लिया। हाँ ला मुझे दे दो, एप्लीकेशन दे दो। तो अच्छा लगता है कि जब आप आई शो में और मुझे देखकर यहाँ पर और मुझे प्रसन्नता हुई। देख करके स्वस्थ हो गए हम। बस मैं भी यही हो जाता हूँ। अच्छा वो थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा, आप वहाँ बैठ जाओ, जाके जाओ, आप वहाँ चले जाओ। टाइम लगेगा क्या? हैं? टाइम लगेगा? टाइम तो लगेगा गुरुजी। फसल तो कितने महीने में पकती है? 6 महीने। हाँ? 6 महीने। फसल 6 महीने में पकती है और यहाँ तुरंत इलाज। जी ना, बैठो बाबूजी बैठो, हम पहले आपसे पूछ लेंगे। 6 महीने में तो फसल पकती है, हमारे खर्च अभी नहीं बढ़ता है उसके महीने। मैं जानता हूँ, 4-5 रुपए बिकती है मतलब जी। मैं जानता हूँ। और जो खेती है वो बताते नहीं हो आप किसानों की बात। हर आदमी को शिकायत मुझी से है। मुझसे मतलब है, मुझसे नहीं। आपको टीवी में देखते थे हम। हाँ टीवी में देखते थे, आप देखने का मौका मिला। हाँ, ये किसान ऐसे ही होता है, खरा बोलता है। वो कहता है कि मुझे शिकायत है, जानते सब हो, बोलते नहीं हो। बाबूजी जानते भी हैं, मौके दमौके बोलते भी हैं, लेकिन शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ और बड़ी तेजी के साथ बोलना चाहता हूं। मैंने तो बोला कि किसान को वही 3-4 रुपए किलो मिल रहा है आलू और प्याज का भाव। खर्चा भी नहीं मिल रहा है। हाँ जी, इस साल 2 साल में तो खर्चा भी नहीं मिल रहा है किसान को। जी मुझे मालूम है किसान की स्थिति और किसान को लेकर। बाजरे पे, मिलेट्स पर बहुत बात हो रही है, गेहूं को लेकर तमाम बातें हैं। मैं चाहता हूं किसी दिन बात हो, जरूर हो। कुछ कहना चाहते हैं आप? बोलना चाहते हैं आप? बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं, जो भी मन में है कहिए। बस किसानों के लिए मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी करें, एक्सपोर्ट करें किसानों का प्याज वगैरह, तो उसको एक्सपोर्ट करें प्याज। बाहरी बगल वाला जो मुल्क है वो प्याज के लिए तरस रहा है कि प्याज आ जाए उसकी। पाकिस्तान प्याज के लिए तरस रहा है कि प्याज पहुंच जाए, गेहूं पहुंच जाए। हमारे तो 4 रुपए किलो मिलता है, 400 रुपए किलो मिल रहा है बहन। हाँ सही कह रहे हैं आप। अब वो बगल वाला मुल्क चाहता है कि यहां से प्याज आ जाए, आलू आ जाए। किसान कह रहा है कि मेरी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए। 3-4 रुपए किलो में आलू भेज रहा हूं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ घोषणा करी है आलू को लेकर। मैं देख रहा था पेपर में कि खरीद करेंगे क्विंटल का हिसाब से। मैं आ रहा हूं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम किशोर है। हाँ? किशोर। जिंदगी भर किशोरी बने रहोगे क्या? किशोर कुमार। चुपचाप खड़े रहो। ओके सर। यही होता है कि उसके मतलब अभी कोई और हम बात करें, सलमान खान को देखो उसका कितना मन लगेगा। किसान की बात नहीं सुनना चाहता। बैठिए बाबूजी, आप बैठिए। चाय बेटा चाय मंगवाओ। कुलशेष जी वहीं बैठ जाओ, चाय मंगवाओ। चाय नहीं पियेंगे? हमारी बस 7 का उतावल कर रहे हैं जा रहे हैं। जा रहे हैं। काम खत्म, उनका काम हो गया बस। और उसके बाद अब काम नहीं, ऐसा ही होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। कहाँ से आना हुआ आपका? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या नाम है आपका? मैं आता हूँ। हाँ जी। सुनीता मेहता। सुनीता जी क्या काम करती हैं? हाउस वाइफ। दुनिया का सबसे कीमती, सबसे अच्छा भविष्य बनाने वाला, इसलिए मैं कहता हूं सबसे कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे शो में आप शरीक। जी ऑफ कोर्स। और लेस पेड, ये भी मैं जोड़ता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया का जो सबसे कीमती काम है वह है हाउस वाइफ। और लोग ध्यान नहीं देते इस पे। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अक्सर ये बात कहता हूं। मेरी जबान, मैं अक्सर जी सबसे कम वैल्यूड ही वही है हाउस वाइफ। मैं जानता हूं, मैं आई एग्री।
आई एग्री। कोई वैल्यू नहीं देता। मैं यकीन मानिए कि मेरी जुबान जो जब चप 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 चलती है वो इसलिए क्योंकि मैं खाना पेट खा के आता हूं, और खाना मैं खा के आता हूं क्योंकि कोई खाना बनवाता है या बनाता है। हम सब लोग ऐसे ही हैं। तो ये प्लीज ये धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। मुल्क में बहुत सारी चीज तब्दीलियां आई हैं। यहां से कुछ लोग नए आए हैं। कहां से आना हुआ? उत्तम नगर से। जी, उत्तम नगर से। और तुम्हारा नाम क्या है? अमन। अमन। एग्जाम हो गए या चल रहे हैं? अमन नहीं, अमय। अमय। अच्छा, ठीक। ये नई जो जनरेशन है बहुत अच्छी है। तो कब से एग्जाम है? एग्जाम खत्म भी हो गए। खत्म भी हो गए? अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। तो होली होली खेली कि नहीं खेली? खेली। कुछ कहना है? कुछ बात है? नहीं। कहां से आना हुआ? एमपी से। एमपी से। कहां से? ग्वालियर। ग्वालियर से। वाह, कैसे घूमने आना हुआ या ऐसे घूमने के लिए आए? जी, कुछ कहना चाहते हैं? कोई बात जो समाज में लगता है, महिलाओं के लिए लगती है, समाज में वो जो तमाम सारे लोग हैं उनके लिए मैं आता हूं आपके पास। जो कोई बात दिमाग में हो, जिसके इससे मतलब नहीं है, इस शो से मतलब नहीं है उसका, जो दिमाग में बात आए कि अगर ये ऐसा होता तो ये मेरा मुल्क बहुत अच्छा और हो जाता। मिसाल के तौर में मैं अक्सर कहता हूं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में जब भी जाता था, मध्य प्रदेश, और जब मैं शाम को जाता था, गाड़ी मेरी जाती थी, तो जो महिलाएं सड़क के किनारे शाम को बैठती थी, क्योंकि शौचालय नहीं था। और ये छोटी बात नहीं है, इसको मैं बार बार कहता हूं, उल्लेखनीय चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, और यही उल्लेखनीय चीजें हैं जिसको कि तमाम सारे लोग कह देते कि ये तो आप बोलते हैं लेकिन बाकी चीजें नहीं बोलते। मैं बोलता हूं इसलिए हूं क्योंकि अगर कोई मेरे घर की महिला इसलिए खड़ी हो जाती है कि गाड़ी की रोशनी पड़ती है उस पर इज्जत को लेकर, तो छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जी बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं? आगे आइए, आगे आइए। जी, बस यही कहना चाहूंगी कि जो भी बेरोजगारी, महंगाई, आज गैस है कितनी महंगी हो चुकी है, हर दाल, चावल, शक्कर, हर चीज महंगाई। तो सरकार को सोचना चाहिए महंगाई पे। जो भी इंसान है, जैसे आज एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी कितनी महंगाई बढ़ा देगा दुगने दामों में, और जैसे ही उसका डीए बढ़ने का आता है तो 2%, 3% कितना बढ़ता है? 200, 400, 600। तो यही है कि सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। महंगाई एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, और मैंने हमेशा ये कहा कि महंगाई सच में एक बड़ा मुद्दा है, इसको नकारा नहीं जा। मलिक साहब आ गए हैं, वो श्रीनगर से हैं। आइए मलिक साहब बैठिए। आपको कौन रोक सकता है? श्रीनगर से हैं आप तो खुद ही रास्ता बना लेंगे। घुटने तो ठीक है ना आपके? ये मेरा शो ये भी टेस्ट करता है कि घुटने ठीक है या नहीं ठीक है तो ऑपरेशन का इंतजाम करें। जी मैम, कुछ कहना चाह रही थी? महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूंगी, महिलाओं के लिए सिर्फ महिलाओं को सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक पुरुष आगे नहीं आएंगे, वो नहीं सोचेंगे, तब तक महिलाओं को कुछ नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। पुरुष और महिला में तो अलग सॉलिडरी सोचता ही नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि पुरुष महिलाओं के लिए और महिलाएं पुरुष के लिए बराबर। हालांकि मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि पूरी दुनिया अगर महिलाएं हो जाएं तो कितना अच्छा हो। तो किसी ने कहा कि आप तो पागल हो गए हैं। बिल्कुल पूरी तरह पागल हो गए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में महिलाएं हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, महिलाओं से मेरा मतलब है महिलाओं जैसा दिल हो जाए तो सच में बहुत अच्छा हो। जो मैं यकीनन मैं इसमें तो मैं पूरी बहस 1 घंटे या 2.5 घंटे कर सकता हूं पूरे दिन कि कैसे अच्छा होगा। आइए जनाब, आइए। सारे लोग आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। मैं तारुफ कराना चाहता हूं, मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी कांग्रेस की नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आज की डिबेट शुरू यही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुझे माफी भी मांगनी है इनसे। प्रेम कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, थैंक यू सो मच। कपिल मदान एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और तेज तरार एडवोकेटों में इनका शुमार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजय राणा जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ने एक दूसरे को हाय कहा, हेलो कहा, यही होता है प्रोफेशनल। मैं आया सर, आपके पास आया। आम आदमी पार्टी से प्रवीण कुमार जी हैं हमारे साथ, एमएलए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। शायद आप दूसरी बार या पहली बार? पहली बार आए हो। इनका जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आप पहली बार हमारे शो में आम आदमी पार्टी, हालांकि प्रवक्ता आते हैं, रोज आते हैं, लेकिन मैं आपका जी मेरे शो पे पहली बार, मेरे शो में पहली बार आ रहे हैं, और मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। डिबेट जो, हाँ कुछ इधर से किसी ने हाथ उठाया था, किधर? हाँ सर कुछ कह रहे थे आप। आज सैटरडे तो सुनना जरूरी बनता है। जी
जी, मैं देश के लिए बात ये कहना चाहूँगा कि आज बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले कभी तरक्की नहीं हुई थी। हमें अपनी जो हमारे पूर्ववर्ती थे, चाहे वो सरकारें थी या हमारे पूर्वज थे, उनके कंट्रीब्यूशन को नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम जीरो से शुरू किए थे। आज हम जहाँ खड़े हैं वो अपने हमारे पूर्वजों की मेहनत, चाहे वो हमारी सरकारें थी, कोई भी सरकार थी, उन्हें हम ही ने चुना था, हमारे फोर फादर्स ने चुना था, तो उनके कंट्रीब्यूशन को प्लीज नकारिए मत। हाँ, आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और तरक्की ऐसे ही होती रहे। आज बहुत तरक्की हो रही है, हम खुश हैं, आगे भी तरक्की हो, यही हमारी कामना। बहुत बहुत अच्छी बात आपने की, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत। जी, मेरे कहने का मतलब ये है सर, अभी कहाँ अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि महंगाई बढ़े चाहे कुछ भी बढ़े, जब किसानों का अनाज ही नहीं होगा, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो पकाएंगे कहाँ से? मेन बात ये है। बिल्कुल ये बात है। और जब अनाज आया, पकने की बारी आई, किसान चले गए, तो मुझे एक ये भी कहना है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तैयारियां, प्रधानमंत्री ने तो बैठक खुद भी ली, अनाज पहले पकेगा, और ये जो परिवर्तन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे शो में जिस पे बातचीत होनी चाहिए हम बात करेंगे। शैलेंद्र जी को मैं, आज पैनल बहुत बड़ा है, शैलेंद्र जी से मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि कल नहीं बात कर पाया था, माफी के साथ शैलेंद्र जी से। ईडी अगर दिल्ली में पूछताछ कर रही है तो सीबीआई बिहार में, बोले पता था यही मुद्दा आएगा। सीबीआई, विपक्ष ने, बीजेपी ने कहा इमोशनल कार्ड मत खेलिए, जो सच्चाई है उसको फेस करिए। और अगर आपको लगता है कि चारा घोटाले में नीतीश कुमार के पूछ रहे हैं, क्योंकि नीतीश पहले बीजेपी के साथ सरकार थी, अब वो उधर हैं आरजेडी में, तो आप ये कह दीजिए नीतीश जी कि लालू प्रसाद जी को जो जेल हुई थी, जो साक्ष्य थे वो गलत थे, जो इंक्वायरी हुई, जो तमाम साक्ष्य है। हाँ जी, हाँ, मैं आ गया, सुन लिया मैंने, सुन लिया। हो रही है वो सिर्फ विपक्ष में हो रही है, जो 95% जो बीजेपी की सरकार है उनके किसी भी मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पूरे शो में तुम्ही को छांटा है मैंने, सुनते रहना, आंख और कान और दिल, तीनों चीजें खोलना। जी जी प्रतीक जी, देखिए, अगर अपराध मुक्त समाज हो जाए, आदर्शवादिता की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है भौतिक युग में। यदि अपराध हो जाता है तो उसकी विवेचना उसके इंटीग्रिटी के हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। और मेरा मानना यह है कि जितने भी हीनियस क्राइम हैं उनमें करप्शन को सबसे अहम मुद्दा मानना चाहिए। उसका लॉजिक यह है कि अगर करप्शन से तो इसमें मतलब यह है कि आंख पे तो पट्टी बंधी होती है कानून के, तो फिर इसका मतलब वो कह रहे हैं कि 90% आप विपक्ष पे ही कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं, क्योंकि पहले मूल जो है संदर्भित करना बहुत आवश्यक है। करप्शन क्यों अहम है? कि करप्शन से व्यक्ति सीधा स्वयं प्रभावित नहीं होता, उससे तमाम जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग प्रभावित होते हैं। मैं इस पे 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है, भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है, क्या सच में देश आजाद है? भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है, क्या सच में देश आजाद है? नेताओं की जो ये अकड़ है, नेताओं की जो ये अकड़ है, भ्रष्टाचार की यही जड़ है। अभी जो बात आई है जो ईडी या सीबीआई के द्वारा तमाम जो है विपक्षी दलों के नेताओं पे, तो मेरा मानना यह है कि नेता किसी भी दल का हो, और शिकायत के आधार पर ईडी या सीबीआई कार्रवाई करती है, सो मोटो संज्ञान के तौर पर कार्रवाई नहीं करती है। जो अब उसमें विपक्षी दलों की अगर जो फेहरिस्त लंबी है तो इसमें एजेंसियों का क्या दोष है? और अभी जो कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर आपने बबूल बोया है, जोर से बोला करो, सुनाई नहीं देता मुझे, आम नहीं मिलेगा, कहने का मतलब ये था। आया जी, देखिए कर्नाटका में आग, अरे सब मालूम है, रुको तो। देखिए प्रतीक जी, किसी भी सरकार को इस बात पे बहुत गौर करना है कि लोगों का कानून व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास बना रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो सीबीआई और ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, वो राजनीतिक प्रतिशोध और देखो भगाऊंगा चुपचाप, वो राजनीतिक प्रतिशोध लेने का और उत्पीड़न करने का हथियार बन गया है। आप एक बात देखें, अभी अनिल देशमुख जी की कोर्ट ने बेल करी ईडी के मुकदमे में, जहां पे उन्होंने ये रिमार्क और ऑब्जर्वेशन दिए कि ये मुकदमा बनता नहीं है, इनका कन्विक्शन हो नहीं सकता। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, करप्शन कहीं पे भी हो, करप्शन आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन आप उसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए
राजनीतिक टाइमिंग के हिसाब से आप ईडी और सीबीआई को यूज ना करें। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये रुकिए, आप भी यही, आप मैं एक मिनट आप भी यही कह रहे हैं कि विपक्ष पर निशाना बनाया जा रहा है। मैं एक बात बताता हूं, 40 लाख रुपए कर्नाटका में रंगे हाथों पकड़े गए, क्या वहां सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या वहां पे ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? वहां पे और 40 करोड़ रुपए रंगे हाथ पकड़े गए लेते देते हुए, और घर से पैसे और निकले, कोई सीबीआई नहीं पहुंची, ईडी की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे, मुझे एक चीज बताइए, मैं तो एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो वकील हैं और बड़े वकील हैं, तो जमानत कहां से हुई ये भी बताइएगा, जमानत कहां से हुई जी, और क्यों हुई? मैं देखिए प्रतीक जी, जमानत होना वो कोर्ट का दायित्व है। मैं एक आपको बात बता रहा हूं, ईडी की इन्वेस्टिगेशन और जो वहां पे जो ऑफेंस है उसकी इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो पैसा कहां से आया, वो पैसा किसका था, वो पैसा किस तरीके से आगे प्लांट होता, किस तरीके उस पैसे को आप कलर करते हैं। जी वेरी क्विक। देखिए एडवोकेसी का इन्होंने प्रोफेशन है, मैं आराम से मैं रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन विडंबना यह है कि एडवोकेट जो है जब निष्पक्ष नहीं होते ना, किसी पक्ष हो, चाहे वो मतलब क्राइम किया हो उसका भी जब समर्थन करते हैं तब बड़ी तकलीफ होती है। इनको ये समझ होनी चाहिए कि ईडी किन मामलों में मतलब इन्वेस्टिगेशन करती है, चाहे फेमा के हो या पीएमएलए के हो। अगर उस पर किसी एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अगर रुपया पकड़ा गया है तो उस पर कार्रवाई होगी। जी ईडी का क्या काम है? देखिए प्रतीक जी, भ्रष्टाचारी किस तरह से चोरी कर करके विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो जनता के पैसे डकार करके बैठे हुए हैं, जमीन के बदले नौकरी। ये किया था ना लालू जी के यहाँ, किसके शासनकाल में? वहां 2004 से 9 का मामला है, यूपीए के। उन्होंने कहा कि 2008 का मसला है, आप क्यों बंद हुआ फिर खोल दिया आपने? 2000 किसी ने, लल्लन सिंह जी ने इसकी शिकायत की थी, इसका जो पटाक्षेप करने का काम किया था नीतीश जी ने मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी, इनके शासनकाल का मामला है। जो ये बताइए, जो भैंसों का चारा तक खा लेते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए है? और ये बताइए, इनकी लंबी फहरिस्त है, या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री शिक्षा के बैग में दारू बेच रहे थे, शराब मंत्री बन के बैठे थे, एक पर एक फ्री देने का काम कर रहे थे। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्यों उन्होंने लाइसेंस दिया? 144 करोड़ रुपए का घपला घोटाला हुआ, राजस्व का घाटा कैसे हुआ? और अगर इतने ही ईमानदार है वकील साहब, देखिए मुझे लग रहा है कि चश्मा पहन करके, चश्मा लगा करके बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मुझे बताइए कोर्ट कहां है? कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दिया अभी तक? तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल। आम आदमी पार्टी प्रतीक जी, इस समय ईडी का मतलब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं रह चुका है, वो इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। 2024 के इलेक्शन की तैयारी जो है वो ईडी डिपार्टमेंट कर रहा है। सारे विपक्ष को उठा के बाहर कर रहा है, सारे विपक्ष को उठा के जेल में अंदर कर रहा है, एक साल के लिए अंदर कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश से पूरी तरीके जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उठा के उसको ईडी के थ्रू जो है जेल के पीछे कर देगी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, इतिहास में पहली बार जो व्यक्ति जेल के अंदर था उसके ईडी से उठा के जो है जेल के अंदर से अरेस्ट किया गया। एक दिन पहले जब बेल एप्लीकेशन फाइल होनी थी, उस दिन जो है वो ईडी डिपार्टमेंट पहुंच जाता है उनकी अरेस्टिंग करने के लिए, और जिस दिन बेल एप्लीकेशन आनी होती है वहां पे जो है सीबीआई के वकील। जी मैं आया जनाब, अब ऑफकोर्स आ रहा हूँ। हाँ जी मैडम कहना था बिहार से आए। बिहार से? आप कहाँ से हैं? मैं झुमरी तलैया से सर। झुमरी तलैया से? आप भी बिहार से हैं? नहीं, झारखंड से। आपके साथ हैं? नहीं साथ नहीं है, पीछे खड़ी है तो बोल रही है मैं बिहार से हूँ, मुझे भी मौका दीजिए। मुस्कुरा के भी बोल रहे हैं आप, बड़े जबरदस्त आदमी है भाई आप। पड़ोस की है? अभी थोड़ी देर में और पता चलेगा कुछ। हाँ जी सर, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश है, बहुत सारी जगह पर जो है भाजपा ने सरकारें तोड़ के बनाई है, वहाँ की खरीद फरोख्त कहाँ से होती है? खरीद फरोख्त कहाँ से होती है? जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत वाल्मीकि है। प्रशांत वाल्मीकि जी। हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से? जय हो, नमस्ते। हमारा गोरखपुर, रुको। हाँ जी, हमारा गोरखपुर बहुत खुशहाल है, औरतें बहुत खुशहाल है। हाँ। क्योंकि चोरी चकारी सब कुछ बंद है, बहुत इज्जत मिलती है। डर सबको लगता है। जी मैं आया। जी रुको, जय श्री राम जी। सर जी, मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जो बेचारा बन के दिखाते हैं, सत्येंद्र जैन का सबूत मैं खुद हूँ। जब एक स्वास्थ्य मंत्री थे, गुरु नानक हॉस्पिटल में आंखों का इलाज करवाने गया था, डॉक्टर अंदर कह रहा है 20,000 डलवाएगा, 30,000 डलवाएगा, मुझे बोल रहा है डॉक्टर, कई गरीब आदमियों को यही बात बोल रहा था। तो मैंने कहा मेरे पैसे नहीं, मेरे को हॉस्पिटल का लेंस डलवाना है, लेकिन डॉक्टर कहता है आंख फुड़वाएगा क्या अपनी?
तो मैंने बाहर निकल गया, वहां मेरा लेंस नहीं डाला गया। सत्येंद्र जैन जी मुझे बाहर मिले, कोई फंक्शन था, वहां पे आए हुए थे उसी गुरु नानक हॉस्पिटल में दिल्ली के अंदर। तो मैंने उनकी गाड़ी रोकी, मैं गवाह हूं इस चीज का। मैंने उनकी गाड़ी रोकी, मैंने कहा बाहर अंदर भ्रष्टाचार है। सत्येंद्र जैन जी कह रहा आप उनकी बातों में बताओ, अपनी आंखों का लेंस सरकारी डलवाओ। मैंने कहा चल के उनको बताओ तो सही। कह रहा मैं नहीं जाता, आप जाके डलवाओ। मैंने कहा तू जेल में जाएगा। जी जनाब, देखिए ईडी भाई ऐसा नहीं, नारेबाजी नहीं, आराम से। जी कहाँ से आना हुआ? मैं गुजरात अहमदाबाद से। गुजरात अहमदाबाद से हैं जी। क्या नाम है? मुकेश परमार। मुकेश परमार। परमार जी क्या काम करते हैं आप? मैं डीजे हूँ। डीजे हैं? अरे क्या बात है, बहुत अच्छा। जी देखिए गाना नहीं सुनना है मुझे। जी अभी यहाँ बहस हो रही है ईडी और सीबीआई के ऊपर। जी तो ईडी और सीबीआई वो बड़ी एजेंसी है इंडिया की। वो कोई ऐसी वैसी मामूली चीज तो है नहीं। तो जो घोटाला, जो भ्रष्टाचार, जो गलत कर रहे हैं, उसका वो ईडी उसके तरीके से काम कर रही है। जी उसी तरह से काम कर रही है। जी हाँ जी हाँ। पार्टी विद चेंज करके एक नया नारा लेकर के इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो पार्टी निकली थी, उनके मंत्रियों के मैं फहरिस्त गिनाता हूँ। सोमनाथ भारती यौन उत्पीड़न में इस्तीफा दिया। जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री के बाद में तो उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद में सतीश कुमार थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, जो राशन कार्ड बनवा रहे थे। उसके बाद विजय सिंघलिया, इनका त्याग पत्र दिया। सत्येंद्र जैन चक्की पीसिंग अभी पीस रहे हैं वहां पर तिहाड़ जेल के अंदर। अभी मनीष सिसोदिया चक्की पीसिंग शराब घोटाले के अंदर। तो ये बताइए इनको ध्यान नहीं है? अभी अदालत ने क्या कहा, कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन होगी और ये कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने होगी, इसलिए उनको रखा। और ऐसे ही ये लोग कट्टर ईमानदार है, बड़ा ढोल पीटते कट्टर ईमानदार, क्यों नहीं बेल करा पाए आज तक? हाँ जी नहीं, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक एक शख्स जो है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर जो है बहुत सारे करप्शन चार्जेस जो है वो जब कांग्रेस में थे तब ये लगाते थे। वाटर स्कैम का बहुत बड़ा कैंपेन इन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ चलाया, लेकिन जब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे सारे करप्शन चार्जेस उनके खत्म हो गए। कांग्रेस का एक शॉर्ट कमेंट देन ब्रेक। जी नहीं मनोज। हाँ जी प्रतीक जी, हाँ मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस जी पिछले 9 साल में कितने भाजपाइयों के ऊपर ईडी या सीबीआई ने कार्रवाई की? क्या इनके पास कोई डेटा है इस चीज का? वो कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं, जब हम ईमानदार हैं, जब ने कोई गलत किया ही नहीं तो क्यों लगेंगे मेरे पर? ये कैसे संभव है कि एक इतनी विशाल पार्टी जो है पूरी की पूरी इतनी दूध की धुली हुई है? दूसरी बात ये है कि जो बाहर से करप्शन के लोग या भ्रष्टाचारी बाहर से आते हैं वो भी इनके दूध के धुले हो जाते हैं, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई केवल विपक्ष पे। ये क्या भाजपा ये क्या खेल खेल रही है? ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को किस प्रकार से तोड़ रही है और भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने का। कहाँ से आना हुआ? आ रहा कहाँ से आना हुआ? हाँ जी बिल्कुल गलत। हाँ जी नहीं आ रहा हूँ। जी आप पूछिए, आप बताइए ना, कहाँ ऐसा भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है? आप बताइए उसे। ऐसा नहीं है कि जिसने, भाई गलत तो गलत है ना, अगर उसके लिए एक्शन हो रहा है इसमें क्या बुराई है? तो भ्रष्टाचार बताइए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कि लोग मोदी जी के कायल हो रहे हैं, ये कांग्रेस वाले इसलिए घायल हो रहे हैं। अरे यात्रा में ऐसे झूले, अपने भारत को भूले, खेले विदेशियों के हाथों में। देखो इंडिया की, हाँ इंडिया की बदनामी है अब राहुल जी की बातों में। देखो इंडिया की बदनामी है। भगवान जी के लिए है। किस्मत आगे आपकी खिलेगी नहीं, फट गई पतंग तो सिलेगी नहीं। भगवंत जी आप ऐसा मत बोलिए, चले गए अंदर तो वहां मिलेगी नहीं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हमारा सफर उस विशाल काय किले की तरफ है जहां से कभी भी किसी की भी किस्मत का दरवाजा खुल सकता है। लोग आज भी उस धन को तलाश कर रहे हैं। धन यहाँ पे गड़ा हुआ है, आज भी लोग खोज रहे हैं।
छत्रपति शिवाजी महाराज का खजाना रात 8:57 पर। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के रिश्तेदार भी पटना में लालू यादव के करीबी के घर की ईडी की छापेमारी में भारी तादाद में कैश और गहने बरामद। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के रिश्तेदार ईडी के निशाने पर। यूपी के गाजियाबाद में लालू यादव के एक रिश्तेदार के यहां देर रात छापेमारी हुई। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं से बदसलूकी पर सियासत गरमाई। जयपुर में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर प्रधानमंत्री बोले, हमारी सरकार ने युवाओं का कौशल बढ़ाने और रोजगार का अवसर देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने आयुर्वेद सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद पूरे विश्व में छाने के तैयार है। नीतीश कौशिक की पार्टी वाले फार्म हाउस से पुलिस को मिले संदिग्ध दवाई के पैकेट। पार्टी में आई गेस्ट की लिस्ट तैयार कर रही है पुलिस। जांच में पुलिस को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है इंतजार। इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 से 2 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की आला अफसरों के साथ चर्चा। आज नीति आयोग करेगा सभी राज्यों के साथ बैठक। गुजरात विधानसभा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। केंद्र से बीबीसी पर सख्त कार्रवाई की मांग। हर्ष संघवी ने बताया टूल किट। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड पर बड़ा पर्दाफाश। नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे से नैनी जेल में मिले थे कुछ लोग। अली का दोस्त बनकर की थी मुलाकात। 24 फरवरी को हुई थी मुलाकात। उमेश पाल शूटआउट कांड में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को बचाने की प्लानिंग थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए लखनऊ में छोड़ा था मोबाइल फोन। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश। हत्या से 5 दिन पहले का वीडियो आया सामने। इस वीडियो में शूटर के साथ जाती दिखी बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर के भाई जाकिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश। हार्ट अटैक से हुई जाकिर की मौत। कल कौशाम्बी में जाकिर का शव संदिग्ध हालत में मिला था। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम का घर सील किया और जिसके लिए एसआईटी पूरे दल बल के साथ सद्दाम के घर पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला जेल में बंद अतीक अहमद के भाई से गैर कानूनी तरीके से मिलने के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बाकी के 2 आरोपियों की तलाश तेज। मध्य प्रदेश के धार में 3 ट्रक आपस में ही टकरा गए। तीनों ट्रकों में इसके बाद भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में विवाद के बाद 2 भाइयों को दिया कुएं में धक्का। घटना का वीडियो हुआ वायरल। दोनों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने तस्कर का किया एनकाउंटर। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी तस्कर घायल हुआ। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में भीषण आग लग गई। सीरियल के सेट पर लगी आग की चपेट में कई स्टूडियो, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के बगहा में झोपड़ियों में भीषण आग से अफरा तफरी यहां पर मच गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह पता नहीं चली। उत्तर प्रदेश के मथुरा में चलती कार में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कार सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंगों का कहर देखने को मिला। लोगों ने डर से अपने मकान बेचने को यहां पर मजबूर नजर आए। घर बेचने के लिए घरों के बाहर लगाए पोस्टर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक घर से 2 शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोप यह है कि घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर आत्महत्या कर दी। बिहार के छपरा में छापेमारी के दौरान शराब तस्करों ने पुलिसकर्मियों से गाली गलौज और मारपीट यहां पर की बदसलूकी का वीडियो भी आया सामने। मध्य प्रदेश के दमोह में नाबालिग से गैंगरेप के एक आरोपी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। जमीन कब्जा कर बनाए गए अवैध मकान पर बुलडोजर चला। जम्मू में एक महिला डॉक्टर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हंगामा किया। कत्ल का आरोपी महिला के दोस्त जौहर महमूद पर लगा।
महाराष्ट्र के नासिक में एक एसपीजी जवान अपने बच्चे और पत्नी के साथ नहर में गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने उसके परिवार को तो जरूर बचा लिया, लेकिन जवान की तलाश अब भी जारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने के एक आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया है। दाऊद पर दिल्ली एनसीआर इलाके में कई गिरोह को अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई करने के आरोप लगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कई दिनों से बाघिन की दहशत से ग्रामीणों में डर। वन विभाग की टीम बाघिन को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से शिफ्ट की जाने वाली बाघिन अब भी वन कर्मियों की पकड़ से बाहर है। उसे पकड़ने के लिए हाथियों की मदद भी यहां पर ली जा रही है। मुंबई के मरोली इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में तेंदुआ घुस गया। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी पर शिकंजा कसा। पंजाब विजिलेंस ने चन्नी के खिलाफ जारी किया लुकआउट सर्कुलर। रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए बीएसएफ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण, आयु सीमा में भी राहत मिलेगी। खालिस्तान समर्थक यूट्यूब चैनल्स पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसा। खालिस्तान के समर्थन में वीडियो दिखाने के आरोप में 6 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें उनके सामने 2 बच्चे जोशीले गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान के जख्मों पर एक बार फिर से छिड़का नमक। आईएमएफ ने आर्थिक संकट में फंसे देशों की मदद के लिए कर्ज की सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया। श्रीलंका में आर्थिक हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सरकारी खजाना खाली होने की वजह से वहां चुनाव टालने की यहां पर नौबत आ चुकी है। सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के पास बैलेट पेपर प्रिंट करने तक के पैसे नहीं बचे। अमेरिका पर मंडराया आर्थिक संकट का खतरा। सिलिकॉन वैली बैंक हुआ बंद। एफडीआईसी पर भी जड़ा गया ताला। पेरू में याकू तूफान के बाद आई बाढ़ से लोगों का हाल इस वक्त बेहाल हो चुका है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। कैलिफोर्निया में हुई जोरदार बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ का कहर इस वक्त झेल रहे हैं। कैलिफोर्निया के उत्तरी हिस्सों में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है। चीन के एक प्रांत के एक इलाके में अचानक से ही आसमान से कीड़ों की बारिश होने का वीडियो वायरल हुआ। मौसम बिगड़ने के बाद अजीब तरह से यहां पर कीड़े नजर आए। ब्रिटेन पर सर्दी का कहर टूटा। बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से लोगों का जीना यहां पर मुश्किल हो चुका है। घर, सड़क, कार सब पर बर्फ की मोटी परत यहां पर। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव के परिवार समेत 24 जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन। ईडी के मुताबिक आरोपियों ने हड़पी करीब 600 करोड़ की जमीन। तो वहीं सीबीआई के समन्स पर आज पेश नहीं हुए तेजस्वी यादव। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला। बीजेपी के गौरव भाटिया बोले कट्टर ईमानदार लोग ईडी और सीबीआई के सवालों के जवाब तक नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के आबकारी घोटाला केस में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से ईडी की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने जांच के लिए के कविता का मोबाइल फोन लिया। और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म ने फिर से छटनी का ऐलान किया। कंपनी ने छटनी की दूसरी लिस्ट को तैयार कर लिया है। पहले राउंड की छटनी में 11,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। अब चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से दिल्ली के ईडी दफ्तर में पूछताछ। इससे पहले ईडी ने के कविता को 9 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। सीबीआई के समन्स पर आज पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। अस्पताल में पत्नी के भर्ती होने का दिया हवाला। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए तेजस्वी को जारी किया था समन्स।
जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी के निशाने पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के रिश्तेदार भी। पटना में लालू यादव के करीबी के घर की ईडी की छापेमारी में भारी तादाद में कैश और गहने बरामद। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के रिश्तेदार ईडी के निशाने पर। यूपी के गाजियाबाद में लालू यादव के एक रिश्तेदार के यहां देर रात छापेमारी हुई। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं से बदसलूकी पर सियासत गरमाई। जयपुर में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर प्रधानमंत्री बोले, हमारी सरकार ने युवाओं का कौशल बढ़ाने और रोजगार का अवसर देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने आयुर्वेद सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद पूरे विश्व में छाने के तैयार है। नीतीश कौशिक की पार्टी वाले फार्म हाउस से पुलिस को मिले संदिग्ध दवाई के पैकेट। पार्टी में आई गेस्ट की लिस्ट तैयार कर रही है पुलिस। जांच में पुलिस को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है इंतजार। इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 से 2 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की आला अफसरों के साथ चर्चा। आज नीति आयोग करेगा सभी राज्यों के साथ बैठक। गुजरात विधानसभा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। केंद्र से बीबीसी पर सख्त कार्रवाई की मांग। हर्ष संघवी ने बताया टूल किट। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड पर बड़ा पर्दाफाश। नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे से नैनी जेल में मिले थे कुछ लोग। अली का दोस्त बनकर की थी मुलाकात। 24 फरवरी को हुई थी मुलाकात। उमेश पाल शूटआउट कांड में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को बचाने की प्लानिंग थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए लखनऊ में छोड़ा था मोबाइल फोन। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश। हत्या से 5 दिन पहले का वीडियो आया सामने। इस वीडियो में शूटर के साथ जाती दिखी बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर के भाई जाकिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश। हार्ट अटैक से हुई जाकिर की मौत। कल कौशाम्बी में जाकिर का शव संदिग्ध हालत में मिला था। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम का घर सील किया और जिसके लिए एसआईटी पूरे दल बल के साथ सद्दाम के घर पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला जेल में बंद अतीक अहमद के भाई से गैर कानूनी तरीके से मिलने के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बाकी के 2 आरोपियों की तलाश तेज। मध्य प्रदेश के धार में 3 ट्रक आपस में ही टकरा गए। तीनों ट्रकों में इसके बाद भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में विवाद के बाद 2 भाइयों को दिया कुएं में धक्का। घटना का वीडियो हुआ वायरल। दोनों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने तस्कर का किया एनकाउंटर। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी तस्कर घायल हुआ। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में भीषण आग लग गई। सीरियल के सेट पर लगी आग की चपेट में कई स्टूडियो, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के बगहा में झोपड़ियों में भीषण आग से अफरा तफरी यहां पर मच गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह पता नहीं चली। उत्तर प्रदेश के मथुरा में चलती कार में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कार सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंगों का कहर देखने को मिला। लोगों ने डर से अपने मकान बेचने को यहां पर मजबूर नजर आए। घर बेचने के लिए घरों के बाहर लगाए पोस्टर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक घर से 2 शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोप यह है कि घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर आत्महत्या कर दी। बिहार के छपरा में छापेमारी के दौरान शराब तस्करों ने पुलिसकर्मियों से गाली गलौज और मारपीट यहां पर की बदसलूकी का वीडियो भी आया सामने। मध्य प्रदेश के दमोह में नाबालिग से गैंगरेप के एक आरोपी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। जमीन कब्जा कर बनाए गए अवैध मकान पर बुलडोजर चला। जम्मू में एक महिला डॉक्टर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हंगामा किया। कत्ल का आरोपी महिला के दोस्त जौहर महमूद पर लगा। महाराष्ट्र के नासिक में एक एसपीजी जवान अपने बच्चे और पत्नी के साथ नहर में गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने उसके परिवार को तो जरूर बचा लिया, लेकिन जवान की तलाश अब भी जारी।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने के एक आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया है। दाऊद पर दिल्ली एनसीआर इलाके में कई गिरोह को अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई करने के आरोप लगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कई दिनों से बाघिन की दहशत से ग्रामीणों में डर। वन विभाग की टीम बाघिन को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से शिफ्ट की जाने वाली बाघिन अब भी वन कर्मियों की पकड़ से बाहर है। उसे पकड़ने के लिए हाथियों की मदद भी यहां पर ली जा रही है। मुंबई के मरोली इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में तेंदुआ घुस गया। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी पर शिकंजा कसा। पंजाब विजिलेंस ने चन्नी के खिलाफ जारी किया लुकआउट सर्कुलर। रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए बीएसएफ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण। आयु सीमा में भी राहत मिलेगी। खालिस्तान समर्थक यूट्यूब चैनल्स पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसा। खालिस्तान के समर्थन में वीडियो दिखाने के आरोप में 6 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें उनके सामने 2 बच्चे जोशीले गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान के जख्मों पर एक बार फिर से छिड़का नमक। आईएमएफ ने आर्थिक संकट में फंसे देशों की मदद के लिए कर्ज की सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया। कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो। ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो। कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। ये देश ऋषियों का, संतों का, पारसाओं का, ये देश झूमती गाती हुई घटाओं का, ये देश गीता का, इंजील का, अज़ानों का, ये देश एक खुदा के कई मकानों का। खुदा के सर झुका के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज भैया जी कहीं नहीं है शो, आज शो का नाम है देश को जवाब दो, और पैनल मेरा जो है पूरा लगता दिल्ली यहीं आ गया है। ये भी वो एक नुमाइश बचपन में, पता नहीं आज के जो जनरेशन नहीं जानती होगी, जानती है नुमाइश, जानती है? कहाँ के रहने वाले बेटा? यूपी अमरोहा। अमरोहा के, हाँ, तो तुम नुमाइश जानते हो। तो नुमाइश होती थी, उसमें एक प्रोग्राम होता था वाटर ऑफ इंडिया। उस जग में पानी मदान साहब कभी कम नहीं होता था। ये कुर्सी वही है, इसमें कश्मीर भी बैठा होगा, दिल्ली भी, और जितने लोग आ जाएं, ये छोटी नहीं पड़ती। अल्मोड़ा भी बैठा है। नवीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अल्मोड़ा से आए हैं, और जब मैं अल्मोड़ा में शो करता हूं तो नवीन साहब वहां मिलते हैं। आर्मी से रिटायर्ड हैं। किस सन में रिटायर हुए नवीन साहब? मैं 84 से आर्मी में छोड़ दिया था। 84 में रिटायर है? 1920 में काम किया। 1900। इस समय एज क्या है आपकी? मेरी 77 लग गया है। 77 लग गया है। 77 साल के हैं। आ जाते हैं कभी कभी और कम आते हैं दिल्ली, लेकिन जब आते हैं तो शो में जरूर आते हैं। थैंक यू सो मच। आशुतोष जी पत्रकार हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका तारीफ नहीं जानता मैं जी। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ युवा कांग्रेस की और गोवा की प्रभारी हूँ। बहुत अच्छी बात है। अरे वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। कांग्रेस के तो 2 लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, 2 महारथी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो ऐसा ही है, इसमें कोई भी कभी भी कहीं से भी आ सकता है। कांग्रेस एक सवाल है। कांग्रेस से सवाल है? अच्छा मैं आता हूँ, कांग्रेस से सवाल है, मैं जरूर आता हूँ जी। बिल्कुल, कहाँ से आना हुआ? सर प्रयागराज इलाहाबाद। प्रयागराज बोलते, काफी इलाहाबाद क्या करने की जरूरत है? प्रयागराज हाँ, फिर वही बात, प्रयागराज काफी, इलाहाबाद करने की क्या जरूरत है? प्रयागराज। हाँ बोलो, क्या नाम है? सर सौरभ। सौरभ बोलो, जल्दी सवाल बोलो। सर मैं 30 सेकंड लूंगा आपका। हाँ बोलो। अभी सर ने कहा कि ईडी और सीबीआई 2 अलग अलग चीजें हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं कहता हूँ वो बस नाम के लिए ऑटोनोमस बॉडी है, बाकी वो एक केज्ड पैरेट की तरह बिहेव कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ सर कैसे। जब भाजपा की सरकार है तो भाजपा उस पे कांग्रेस पे क्वेश्चन उठाती है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस पर भाजपा की क्वेश्चन उठाती थी। सर मैं कहना चाहूंगा आज के युवाओं को कि कहीं भाजपा और कांग्रेस करते करते ऐसा ना हो जो देश के असली मुद्दे हैं वो हट के चले जाएं। आज भारत को कहते हैं विश्व गुरु बनने की राह पर है। मैं आपसे कहता हूं कि जिस देश का किसान आपके सामने आकर रो रहा और कहता हो 5 रुपए किलो मेरा प्याज बिक रहा है, तुम यही करते रहोगे कि 300 किलो प्याज पाकिस्तान में बिक रहा है, उसी का खुशी मनाते रह जाओगे, और जो तुम्हारे भारत देश में आज किसान रो रहा है उस चीज को कभी दशा नहीं। इसे कहते हैं कि सवाल, चपाता हुआ सवाल, जिसमें चाकू के दोनों तरफ धार है, एक तरफ धार नहीं। अंदर आओ नौजवान, अंदर आओ। बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये शो है और ऐसे ही शो बनते रहेंगे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ के रहने वाले हो? सर प्रयागराज उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छी बात, मैं समझ गया था प्रयागराज इलाहाबाद जब 2-3 बार कहा मुझे सिर्फ 40 सेकंड लगते हैं, लेकिन मैं इतना समझ गया कि तुम्हारा सवाल 100% बढ़िया है, अच्छा सवाल है कि हम कब तक रोना रोएंगे। मैं तो सिर्फ इसलिए जोड़ रहा था, लिंक जोड़ रहा था कि जरूर कुछ होना चाहिए किसानों के लिए, जो 4 रुपए का किलो गेहूं अपना आलू बेच दे, 5 रुपए में अपना प्याज बेच दे, और मैं 35 रुपए में प्याज खरीद रहा हूं साहब। तो कुछ ना जरूर लिंक होना चाहिए। मैं जरूर आता हूं। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं बैठे सामने खड़े रहेंगे शो में मेरे सामने, और नजर से नजर मिलाते रहिएगा, क्योंकि मेरे सवालों में धार तभी आती है जब सही मुद्दे सामने खड़े होते हैं। जी जरूर शैलेंद्र जी जवाब दीजिएगा। जी कहाँ से आना हुआ? जी हम दिल्ली से ही हैं, मेरा नाम लवलीन है और ये नैन्सी है मेरी फ्रेंड। असम। आप कहाँ से हैं? मणिपुर से। मणिपुर से। आगे आइए थोड़ा सा। हाँ जी बोलिए। वैसे हमारे जो इशू है ये इतना पॉलिटिकल नहीं है, बस एक इतना पॉलिटिकल नहीं है, थोड़ा पॉलिटिकल है। जी एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ था पालिका बाजार में। इट वाज लाइक जैसे बार्गेनिंग हर जगह पर होता रहता है, बट हमारे साथ जो हुआ था इट वाज वेरी स्पेशल, क्योंकि 2-3 जगह पर सेम ही दाम का, लाइक हमने एक जूता खरीदा था 350 प्राइस पे, लाइक 350 का था वो प्राइस, लेकिन हमें दिया गया 900 रुपए में। हम कुछ लेकर आ गए, फिर पता चला कि हमारे पास तो इतना बुरा चीज हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वी टू दिस इशू टू द पालिका बाजार एसोसिएशन, फिर उन्होंने वहाँ पर मदद किया। ये बहुत कम होता है जगह पर। लाइक क्या नाम है आपका? जी नैन्सी। और आपका? लवलीन। बहुत अच्छा सवाल ये भी है कि 350 रुपए का जूता था 900 रुपए में, रोज जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। आप कहेंगे अभी तो किसानों का रोना रो रहे थे, ये अभी तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी पे डिस्कस कर रहे थे, अभी ये जूते पे, अभी शराब पे भी करेंगे, एक के साथ एक फ्री वाले पे। चुपचाप खड़े रहना, भगाऊंगा, चुपचाप। मैं आ रहा हूं। और अभी ये जूते पे बात करने लगे। जब मैं जूते पे बात करता हूं तो हम आईना देखते हैं अपने घर में, हम क्या हैं। और जी बिल्कुल, देश वहीं से बनता है। कैरेक्टर, लोग कहते हैं कि जापान, इजराइल, दुनिया भर के उदाहरण देते हैं, हम खुद ही अपने लोगों को चूना लगा देते हैं। तो हम कैसे निर्माण करें, कैसे बनाएं देश। कोई कल नौजवान आया था, पूछ रहा था कि हम कैसे देश का निर्माण करें। यही सारे सवाल है। और यहाँ की जो जनपद की जो एसोसिएशन है, मैं उसका भी साधुवाद देता हूँ। उन्होंने आपको एड्रेस, पालिका का उन्होंने एड्रेस किया। आपका कहाँ से आना हुआ? न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली से। जी क्या नाम है आपका? नलिनी। जी आपका? अजय जी। कुछ कैप्टन अजयपुरी। मैं आपका स्वागत करता हूँ कैप्टन, जो आप हमारे शो में थोड़ी देर के लिए रुके हैं आप। और कैप्टन तो ये है कि थोड़ी देर के लिए उसने लंगर डाला है बस, अभी शिप थोड़ी देर में आगे बढ़ जाएगा। नहीं पकड़ा, मैं मर्चेंट नेवी का ही कैप्टन। हाँ मैं इतना तो चेहरा तो पढ़ना। वो कहते हैं बाबा ही नहीं पढ़ सकते, बता सकते भविष्य। 2-4 आदमी मेरे भी पीछे चलते हैं, दिखाई नहीं देते वो।
हम भी रखते हैं, पता तो मुझे भी चल जाता। थैंक यू सो मच कैप्टन फॉर कमिंग हियर। मैं बात कर रहा, शैलेंद्र जी ने कुछ बात कही थी, उस पर बात करना, फिर आगे शो बढ़ाता हूं। मैं आ रहा हूं, जस्ट कम गिव मी अ सेकंड। प्रतीक जी, किसानों का विषय कई बार आया है और मैं ये कहना चाहता हूं सभी देशवासियों से, पहली बार जो है देश में किसानों के हित को लेकर जो है कानून लाए गए, लेकिन विडंबना है वो राजनीति की भेंट चढ़ गए जो है चंद लोगों की वजह से। देखिए है क्या है, चूंकि मेरा आर्थिक जो है विषय जो है कोर एरिया है, तो जब तक मार्केट का आकार नहीं बढ़ेगा, जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ेगी, तब तक आपको जो है अवसर नहीं मिलेंगे। जो तो वो बिल जो थे वो उसी को समर्थन करने वाले थे। और आप क्या चीज पैदा करें और उसकी R&D जो किस तरह से हो। अभी क्या है कि किसान जो है भेड़ चाल में कोई भी फसल पैदा कर लेता है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई का मतलब डिमांड का उसको जो असेसमेंट नहीं रहती है, तो ये दिक्कत हुई है। जो तो मेरा कहना यही है कि जब तक कोई भी सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं होगा, डिमांड और सप्लाई जो है, अब जैसे कोई भी कॉर्पोरेट घराना ले लीजिए आप, जो है उनके पास R&D है, उनके पास असेसमेंट है, इसीलिए वो कमा पाते हैं। तो आपको भी आपके सेक्टर को ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। जिस दिन आप हो गए उस दिन आप लाभान्वित जी जनाब। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सबसे पहले मंडियों में जो दलाल बैठे होते हैं, किसान अगर झज्जर से यहाँ पे आजादपुर मंडी में अगर 5 रुपए किलो प्याज, छोड़ मारूंगा तुम्हें बेवकूफ। गार्ड जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है आप मेरे लिए। जी 5 रुपए किलो यहाँ पे प्याज 10। अंदर आइए। आप क्या हैं? आप क्या हैं? मेरे पैर में चोट लगी। गार्ड इनको सब मान के साथ अंदर लेके आओ। अंदर आओगे आप, अंदर बोलोगे आप। पैर में चोट, टाइम नहीं खत्म होगा, और आज टाइम खत्म होगा तो टाइम बढ़ाया जाएगा। आइए अंदर। अब शो वो सब खत्म, पहले इनकी बात सुनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मामन यादव है। मामन यादव, क्या काम, आप क्या काम करते हैं? मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट IRI में था, अब अपना खुद का कंसल्टेंसी का काम करता हूँ एग्रीकल्चर में। मेरा कंपनी का नाम है प्रोफेशनल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सर्विस। ये भाई साहब हर एक चीज में परफेक्ट होंगे, किसानी में परफेक्ट नहीं है। 6 एकड़ जमीन में अब भी गेहूं बो के रखा हुआ हूँ, अपना काम खुद करता हूँ। किसान सरसों लेके आता है जहाजगढ़ ना, ये नजफगढ़ मंडी में, उसको बीजेपी के एजेंट भी होते हैं। बीजेपी की सरकार में जो एजेंट होते हैं, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के एजेंट होते हैं। 10 दिन वो पड़े रहते हैं, बारिश आती है, सब कुछ भीग जाता है, फिर कहते हैं लाओ 5 रुपए में दे जाओ, 7 रुपए में दे जाओ। ये बीमारी है। लेकिन मुझे बताइए, जब इस बात के लिए मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन जब बिल लाया जा रहा था, जब बिल लाया जा रहा था मंडी वाला बिल, तो फिर उसमें यही तो कह रहे थे इसको खत्म करना चाहते हैं। खत्म होना चाहिए। तो फिर विरोध क्यों था उस बिल का? एक चीज और, वो पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल ड्रामा था, पूरा पॉलिटिकल ड्रामा था। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि एक बार किसान अगर अपना प्याज खुद लेके आ जाता है यहाँ पे बेचने ट्रॉली में, उससे नहीं खरीदेंगे, टाटा के उसमें जाएंगे, बिरला के उसमें जाएंगे, शोरूम में साड़ी पहन के, ये पहन के, वो पहन के, वहां पे टैक्स भी देंगे, और किसान अपना बेचने आता है 10 रुपए किलो प्याज, वो नहीं खरीदेंगे। ये मिडल मैनों की निकलती है। प्रतीक जी देखिए, मैं भी किसान का बेटा हूं, भाजपा का कार्यकर्ता जरूर हूं, लेकिन किसान का बेटा हूं। मैं भी किसान परिवार में पैदा हुआ हूं। प्रतीक जी, जो बिल लाए गए थे APMC मंडियों को खत्म करके कहीं भी किसान को फसल बेचने के लिए लाए गए थे। ये APMC में जो दलाल बैठे हुए थे उनको जंगलों से निकालने के लिए किसानों के लिए बिल लाए गए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और लिबरल गैंग ने एक एजेंडा चला करके किसानों के पेट पर लात मारने का काम किया है। और ये बताइए, MSP का 1.5 गुना देने का काम किसने किया है? ये हमारी सरकार ने किया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमने किया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना देने का काम हमने किया है। फसल बीमा योजना देने का काम किया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना देने का काम हमने किया है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना देने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी के दिलों में किसान बसता है, लेकिन कुछ दलालों ने उन कानूनों को रद्द कराने के हंगामा किया। प्रतीक जी, भाजपा का सीधा फंडा है कि ये जो जितना भी किसानों का जो फसल है वो आके अडानी को बेचो, फिर अडानी अपने स्टोर में बेचेगा। ये भाजपा का फंडा है। जी, जो बातें चल रही हैं मैं उनको बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। मैं फर्रुखाबाद जनपद को बिलोंग करता हूं, खुला खेल फर्रुखाबादी। जो बात कही, गंगा धोती है पापों को और हम धोते हैं उन लोगों को जो झूठे हैं। बात सबसे बड़ी हुई, मैं ना तो कांग्रेस का हूं ना मैं भाजपा का हूं, मैं एक पत्रकार हूं। जिस तरीके से 1.5 साल और 2 साल तक यूपी गेट पर पूरी तरीके से जाम कर दिया गया, बात लड़ाई हो रही थी किसानों की। किसान जब अपनी उपज को बेच ही नहीं पाएगा तो वो खेत में करेगा क्या? बड़ी मुश्किल से बनाता है किसान, फसल को उपजाता है, और जब वो बेचने के लिए जाता है तो बीच में दलाल आ जाते हैं, और उन दलालों की स्थिति ये होती है। तो इसी बिल आया, इसी दलाली को खत्म करने के लिए कि हम खेत तक पहुंच गए, हम खेत से फसल खरीदेंगे, तो फिर विरोध क्यों था? बात विरोध की थी नहीं। जिन लोगों ने मंडियों में अपने लोगों को बिठा रखा है, पेट में उनके दर्द हो रहा था। जो